हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेघा। बात करेंगे हम लिम्फोइड लिनेज के बारे में। लास्ट वीडियो में बात करी थी माइलोइड लिनेज के बारे में, जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में काम आ रहे थे उसके सेल्स। यहाँ पे लिम्फोइड लिनेज है एंड इसमें भी पर्टिकुलरली बी लिम्फोसाइट्स हम कवर करेंगे। ओके, माइलोइड लिनेज जो है उसके जो सेल्स हैं उनका काम एडेप्टिव इम्यूनिटी में आता है। इसमें जो 3 सेल्स आते हैं, बी आता है, टी आता है ना, एनके सेल्स भी आते हैं, लेकिन जो एनके सेल्स हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। तो इसमें से जो बी और टी हैं वो आते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी में। ओके, सो लिम्फोइड टी, बी एंड एनके ये बात हम कर चुके हैं। तो जब लिम्फोसाइट की स्टेनिंग करते हैं, जैसे पीछे हमने उनकी स्टेनिंग की है माइलोइड लिनेज वाले सेल्स की, न्यूट्रोफिल्स की, बेसोफिल की, तो उनकी स्टेनिंग हमने की थी। तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि ये कौन सा सेल है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, ये कौन सा सेल है। लिम्फोसाइट को जब हम स्टेन करते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे ये फिगर है। लिम्फोसाइट ऐसा दिखता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। ये साइटोप्लाज्म है एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज, ये पूरा सेल लिम्फोसाइट है। बी और टी दोनों की मैं बात करी, दोनों ही ऐसे दिखते हैं। तो बाय जस्ट लुकिंग एट बी और टी सेल यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये बी है या टी है। यू नीड समथिंग एल्स फॉर दैट डिफ्रेंशिएशन, ये जानने के लिए कि बी कौन सा है एंड टी कौन सा है। सो स्टेनिंग के बाद कुछ ऐसा दिखता है। टी एच सेल, टी सेल टी एच होता है एक, तो टी हेल्पर, एंड टी सी साइटोटॉक्सिक होता है, एंड दिस इज बी सेल। तीनों देख रहे हैं एक जैसे हैं, बड़ा सा न्यूक्लियस एंड थिन साइटोप्लाज्म। सो ये इस तरह के सेल्स दिखते हैं। देन नेचुरल किलर सेल की बात करें तो नेचुरल किलर सेल में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस लिम्फोसाइट्स, ज़्यादा होता है। देन इसमें ये जो हमें दिख रहे होंगे ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो क्योंकि नेचुरल किलर सेल जो होता है ये सिक्रीशन करके किलिंग करता है पैथोजन की। ये फैगोसाइटोसिस नहीं करता है, ना इस पर कोई ऐसे प्रेजेंट है कुछ रिसेप्टर्स। ये सिक्रीशन करता है जिससे किलिंग करता है। नेचुरल किलर सेल बहुत मतलब स्पेशल सेल है, इनकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे, तो यहाँ पे बस इतना समझिए। देन जो बी और टी सेल्स होते हैं, बी और टी सेल्स जो होते हैं, ये जब इनका एनकाउंटर हो जाता है उसके एंटीजन के साथ, जब ये मिल जाते हैं तो ये 2 तरह के सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। एक तो बनाते हैं ये इफेक्टर सेल एंड दूसरा बनाते हैं ये मेमोरी सेल। मेमोरी सेल जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है एडेप्टिव इम्यूनिटी का। एडेप्टिव इम्यूनिटी शायद वो इसीलिए क्योंकि हाँ मेमोरी बन रही है कि उसे पता है कि अगली बार अगर आ रहा है तो ये वो वाला एंटीजन है जो पहले भी आया था, तो मेमोरी सेल बन रहा है। तो 2 तरह के। और इफेक्टर सेल जो है, जो अभी प्रेजेंट में एंटीजन आया है उसकी किलिंग के लिए जो बनता है वो इफेक्टर सेल होता है। मेमोरी सेल बाद में याद रखने के लिए होता है, राइट। तो 2 तरह के सेल बन जाते हैं, जैसे एंटीजन से एनकाउंटर होता है, दोनों बी और टी दोनों बनाते हैं इस तरह के सेल। तो जो बी सेल होता है वो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो इफेक्टर सेल बनाता है, एक मेमोरी सेल बनाता है। जो इफेक्टर सेल बी सेल का बनता है उसे हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं, प्लाज्मा सेल बोलते हैं, राइट। और मेमोरी सेल तो है ही। प्लाज्मा सेल को अगर स्टेनिंग करें तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है। इसमें ये न्यूक्लियस है बड़ा सा। देन ये जो व्हाइट कलर का हमें दिख रहा है ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें ईआर और गोल्जी बॉडी। अब ईआर और गोल्जी बॉडी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है अच्छे से और बन भी रहे हैं वेसिकल्स और सिक्रीशन भी हो रहे हैं, राइट। इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होने का ईआर और गोल्जी बॉडी का यही मतलब होता है। सो प्लाज्मा सेल को हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें ऐसे हमें कुछ वाइट कलर के ये एक्सटेंसिव ईआर और गोल्जी बॉडी दिखेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्लाज्मा सेल जो है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है सिक्रीशन करने में ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का सिक्रीशन करने में लगा हुआ है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल मतलब थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी सिक्रीट कर देता है 1 सेकेंड में, इतना ज़्यादा कमिटेड होता है ये एंटीबॉडी सिक्रीशन के लिए। सो दिस इज प्लाज्मा सेल। अब हम बात करते हैं बी सेल्स के बारे में, जो कि इस वीडियो में हमें बात करनी है, वो ओवरव्यू था। बी सेल की अगर हम बात करें तो बी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं BCR, बी सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये काफ़ी सारे, एक सेल के ऊपर ही बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बी सेल है, वेट, बी सेल्स के बहुत सारे बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 अलग अलग तरह के प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं इनके ऊपर।
एक बी सेल के ऊपर अगर हम देखें तो 1.5 से लेके 3 × 10⁵ मॉलिक्यूल्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं एक सेल के ऊपर इन रिसेप्टर्स के। और जितने भी रिसेप्टर होते हैं एक, अगर हम इसको बोल दें कि ये एक बी सेल है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर, इन सब के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स हैं राइट, सबके ऊपर रिसेप्टर्स हैं। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो इसके ऊपर जितने भी रिसेप्टर होंगे वो सब एक जैसे एंटीजन से बाइंड करेंगे, उनकी स्पेसिफिसिटी सेम होएगी फॉर अ एंटीजन, स्पेसिफिसिटी सेम होएगी कि अगर ये ए, इसमें से एक रिसेप्टर ए एंटीजन से बाइंड कर रहा है ना तो सारे ए ही से ही बाइंड करेंगे राइट। सो एक बी सेल के ऊपर जितने भी BCR प्रेजेंट हैं वो सब एक जैसे स्पेसिफिसिटी वाले होते हैं राइट। देन दूसरे भी प्रेजेंट होंगे जिनके ऊपर अलग तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर अलग अलग स्पेसिफिसिटी वाले बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नंबर में होते हैं प्रेजेंट्स राइट। तो अब होता क्या है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स हमने बात की थी कि वो टाइम लेता है, वो स्लो होता है, वो इसीलिए होता है कि जब बॉडी के अंदर एंटीजन आता है तो पहले वो इधर उधर बी सेल्स के साथ इधर उधर अटैच होएगा, उसको देखना पड़ेगा, मतलब बी सेल्स को देखना पड़ेगा कि ये एंटीजन जो आया है बाहर से ये कौन से वाले BCR के ऊपर फिट हो रहा है राइट। जिस BCR के ऊपर फिट होएगा फाइनली फिर उसका क्या आएगा, उसकी क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी कि उस जैसे बहुत सारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोनिंग समझते हैं ना, एग्जैक्ट कॉपीज, कि अगर इस वाले पर बी सेल पर एंटीजन फिट हो पा रहा है तो इसी तरह के बहुत सारे सेल बन जाएंगे जिनके ऊपर सेम तरह के रिसेप्टर होंगे, सेम स्पेसिफिसिटी के रिसेप्टर्स होंगे, वो वाले बी सेल्स बन जाएंगे। फिर ये बी सेल प्लाज्मा मेमोरी, प्लाज्मा एंड मेमोरी, इस तरह से सेल्स बनाएंगे और फाइनली प्लाज्मा क्या करेगा, एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा जो कि एंटीजन को क्या करेगा, मार्क करेगा। एंटीबॉडी किल कैसे करती है कि ये एंटीजन्स घूम रहे हैं, यहाँ पे आके एंटीबॉडी बस इस पे इस तरह से इनको मार्क कर देती है कि हाँ ये एंटीजन है, इनकी मार्किंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मैक्रोफेजिस सेल होते हैं या फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल होते हैं उन्हें ईजी हो जाता है देखना, उन्हें पहचानना, रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये बाहर से आया हुआ सेल है, इसको खाना है, इसकी किलिंग करनी है, और सेल्स को भी आसानी हो जाती है। तो दिस इज हाउ एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी एक साथ काम करते हैं राइट। एडेप्टिव इम्यूनिटी हेल्प कर रही है इनेट की, पहले इनेट ने एडेप्टिव को हेल्प किया स्टिमुलेट होने में, अब एडेप्टिव इनेट की हेल्प कर रही है किलिंग में। तो इस तरीके से बी सेल का काम चलता है। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हैं क्या, ये एंटीबॉडी ही है बट ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडी को ही बोलते हैं हम। मेम्ब्रेन बाइंड इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं बी सेल के ऊपर, वो अलग अलग स्पेसिफिसिटी के होते हैं, लेकिन ये सिक्रीटरी फॉर्म जो हम बोलते हैं कि ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो प्लाज्मा सिक्रीट करता है कि एक बारी जब यहाँ पे आके एंटीजेंस लग जाएंगे तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा पी सेल में, प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में, और फिर ये प्लाज्मा सेल सिक्रीट करेगा एंटीबॉडीज जो कि सोल्यूबल फॉर्म में होंगी और जाके किलिंग स्टार्ट करेगी, मार्क करेगी एंटीजन को फॉर किलिंग। समझ रहे हैं? तो BCR जो है, BCR को हम बोल सकते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन है, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है। वेट, सो यहाँ पे यही सब लिखा है कि बी सेल जो होता है उस पर BCR प्रेजेंट होते हैं, देन वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी ही होती है। देन एक सेल के ऊपर, एक बी सेल के ऊपर 1.5 × 3 मल्टीप्लाई 10⁵ मॉलिक्यूल्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं और उनकी स्पेसिफिसिटी सेम होती है, आइडेंटिकल बाइंडिंग साइट होती है एक जो बी सेल होएगा। देन ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती है सोल्यूबल एंड पर्टिकुलर एंटीजन को। देन एक्टिवेटेड बी सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्लाज्मा सेल में एंड मेमोरी सेल में, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, एक बात जो रह गई है वो हम कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट, कि ये रिकॉग्नाइज करती है सोल्यूबल एंटीजन को। अब होता क्या है कि जो बी सेल है, बी सेल जो घूम रहे हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ये ब्लड में या लिम्फ में इधर उधर घूम रहे हैं, तो कोई एंटीजन इधर उधर बैठा होगा या इधर होगा तो वो जा करके उस पर चिपक जाएगी खुद पे खुद, ठीक है, इस पे जाके वो बाइंड हो जाएगी। तो ये सोल्यूबल वाले जो एंटीजन है जो ब्लड में घूम रहे हैं, लिम्फ में घूम रहे हैं, उनसे बाइंड कर सकती है। लेकिन जो टी सेल है, टी सेल में जो हम टी सेल रिसेप्टर देखेंगे उनके साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें चाहिए कि उन्हें कोई एंटीजन को
परोस के दे दे थाली में, वो तभी एंटीजन के साथ को रिकॉग्नाइज करेंगे और एंटीजन की किलिंग स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। अगर यही टी सेल है और उसके ऊपर टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है और एंटीजन घूम रहा है, अगर एंटीजन ऐसे ही घूम रहा है ना तो ये देखेगा नहीं उसकी तरफ कि हाँ ये एंटीजन इसे पकड़ के मैं मार दूँ, वो देखेगा भी नहीं इसकी तरफ। तो यही डिफरेंस बी और टी में आ जाता है कि दोनों के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उसके बी सेल के ऊपर बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है एंड टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है। लेकिन डिफरेंस यही है कि बी सेल जो है, बी सेल का रिसेप्टर वो सोल्यूबल एंटीजन को भी पकड़ लेगा, लेकिन टी सेल का रिसेप्टर जो है वो सोल्यूबल एंटीजन को नहीं पकड़ेगा जब तक उसे कोई परोस के नहीं देगा एंटीजन को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MHC के ऊपर लगा के नहीं देगा, तब तक वो नहीं एंटीजन की किलिंग करेगा। देन प्लाज्मा सेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा सेल लूज द एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन हम बात कर चुके हैं, क्योंकि जो बी सेल है उसके ऊपर है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, और जैसे ही उससे प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएट हो जाता है एंटीजन बाइंडिंग के बाद, वो सोल्यूबल फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। देन वो few 100 to 1000 ऑफ मोलिक्यूल्स एंटीबॉडी के सिक्रीट कर सकता है 1 सेकेंड में प्लाज्मा सेल। तो एफिशिएंसी देखिए कितनी ज़्यादा एडेप्टिव इम्यूनिटी की और प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स की। देन इसके लाइफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है और प्लाज्मा सेल डिवाइड नहीं करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि एक बी सेल से जो है प्लाज्मा सेल बन गया और वो आगे डिवाइड होकर के प्लाज्मा सेल बना देगा, नहीं। प्लाज्मा सेल एक ही बार बनेगा, बी सेल से प्लाज्मा सेल बनेगा, मेमोरी बनेगा, फिर अगला बी सेल प्लाज्मा सेल बी सेल से ही बनेगा। इसकी आगे कोई साइकिल नहीं है, ये अपना काम करेगा, सिक्रीशन करेगा, एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा, देन ये मर जाएगा 1 से 2 वीक्स में, इट विल डाई, राइट। सो दिस इज अबाउट बी सेल और ओवरव्यू हमने जो किया है लिम्फोइड लिनेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। आई सी नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।